बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान असर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। आपका नया दिन शुरू हो चुका है, होने वाला है। दोनों सूरतों में हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अल्लाह करे बाकी सब दिनों की तरह जो अच्छे गुजरे आपकी ज़िंदगी में, आज का दिन भी बहुत अच्छे से न सिर्फ शुरू हो बल्कि इख्तिताम पजीर भी हो। ज़िंदगी में अगर आज कुछ भी चैलेंजिंग है ऐसा जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये ना हो तो आप ज़रूर उस दिन को याद कीजिए जो कभी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल डेज आते हैं ना अर्मिला, जब आपको लगता है कि ये दिन कैसे गुजरेगा। यू नो वी ऑल हैव बीन थ्रू टफ टाइम्स। इस तरह के फेजेस हर एक पे आते हैं। फेजेस आते हैं तो उसको याद कीजिए, जब वो गुजर गया था तो आज का भी गुजर जाएगा, अल्लाह करे। और बहुत सारे लोग आजकल वैसे ही पॉलिटिकल जो सिनेरियोज के अलावा वैसे भी हमारे मौशी हालात जो हैं, दीगर इर्द गिर्द हमारे इतनी अजीबो गरीब से वाक़यात हैं कि हम सब कहीं ना कहीं अपसेट हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी क्योंकि हम तो शायद टीवी स्क्रीन पर आते हैं, अपना मूड सही करके आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। कहना चाह रही है कि हमारे दिल की हालत आप क्या जाने? हाँ, क्या जाने मतलब, लेकिन स्टिल इस शेर में शायर अपनी हकीकत छुपाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम तो स्क्रीन पे आते हैं, अगर हम सुबह सुबह अजीब से चेहरों के साथ आएंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन स्टिल पूरे पाकिस्तान में दो ही तो लोग हैं जो सुबह सुबह आपको खुश नजर आते हैं। यार आप जब आपको पता नहीं आपके अंदर का क्या जोकर बाहर आ रहा है, आपको छोड़ने वाले कुछ जुगत आ रही है, मतलब हद होगी। ये सीरियस बात हो रही है, जिंदगी में सीरियस होना सीखे। अच्छा चले आगे बढ़े। अच्छा सीरियस हो गया अब चले जी। और एक वैसे मसाइल खराब है, दिल की बातें हम नहीं कर सकते एज अर्मिला सेड, और ऊपर से रईसी का सर इमरान तो नहीं कर रहे। गर्मी इतनी पहन रही है, आई मीन टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया, और उस टेम्परेचर को देखते हुए जो हालात है वो और जहन के खराब हो जाते हैं। कल से मैं मुसलसल एक बात कर रहा हूँ भाई, डिहाइड्रेटेड नहीं होना है, हाइड्रेटेड रखें अपने आप को, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। आपको महसूस नहीं हो रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को पानी ज्यादा चाहिए है आजकल के दिनों में, तो कोशिश करें पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। इत्तलात ये है कि आज थंडरस्टॉर्म भी आ सकता है। वो कल आया था ना? नहीं वो थोड़ा सा था, वो क्या हो गया? कहाँ थे आप? मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं कल रात को लेट नाइट 1:30 बजे आई वाज देयर एक्चुअली, आई वाज गोइंग बैक टू माय होम, तो मैं फील करता, लेकिन साथ अगर थोड़ी बारिश की आमेजिश भी ऐड हो जाएगी तो उससे मौसम और बेहतर हो जाएगा, और मौसम का असर फिर हमारी तबीयतों पे भी आता है। अच्छा आगे आता है। अच्छा मैंने कहा शायद आगे गर्मी चढ़ गई ना। अच्छा नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को लग रहा था कि 25 मई को छुट्टी है, 25 मई को छुट्टी नहीं, फिलहाल नहीं है। ऐसी खबरें जो आ रही थी, कल एक नोटिफिकेशन मैंने भी पढ़ा और रात को मैं यही समझ के सोया कि छुट्टी है, लेकिन फिर पता चला कि नहीं है। सो नेवर ट्रस्ट इन सोशल मीडिया की खबरें, ऑलवेज यू नीड टू बी हियर विद अस। हम आपको अच्छी पक्की खबरें बताएंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने अपील की है, उन्होंने कहा कि कौम जो है वो शौदा के साथ इज़हार यकजहती करना चाहती है। यकीनन हमारे जितने भी शौदा हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से है, किसी भी इदारे से है, वो हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है, हमारे हीरो हैं। हम सब उन्हें सलाम भी पेश करते हैं। उनसे भी बढ़कर उनकी जो फैमिलीज़ हैं, द सफरिंग्स दैट दे फेस आफ्टर दीज पीपल, हम उनको भी बहुत ज़्यादा सराहते हैं। हमारा बहुत ज़्यादा एहतराम है उनके लिए। तो छुट्टी का फैसला तो बहरहाल हुकूमत ने करना है। शौदा कुछ खिराजी अकीदत पेश करने के लिए छुट्टी का होना या ना होना लाजमी नहीं है, दिल में इज्जत होना ज़रूरी है, और वो हमारी मौजूद है। हुई तो कर लेंगे, और शौदा के लिए हमारी जो अकीदतें हैं वो तो हर वक्त रहनी भी चाहिए, और इनकी रिस्पेक्ट, इनकी फैमिलीज की रिस्पेक्ट हमारी प्रायोरिटी का हिस्सा होनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि जब एक शख्स शहीद होता है तो उसके बाद जो उसकी फैमिली की सफरिंग्स है उसका आगाज़ होता है। आप किसी भी तरह से एक शख्स जो शहीद हो गया उसकी जो कह लें ऑल्टरनेट आप उसका कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप उसके लिए जो मर्जी कोशिश कर लें। सो रिस्पेक्ट इज़ द मेन फैक्टर। इसको ज़रूर मलूज़े खातिर रखा करें जब भी आप किसी शहीद या शहीद की फैमिली के बारे में बात करें। और बेस्ट पार्ट ये है कि इनकी जो लाइफ स्टोरीज है वो अपने बच्चों को बताई जाए कि अगर ये साहब शहीद हुए या ये मोहतरमा शहीद हुई तो इसके पीछे बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी, क्यों इन्होंने मौत को गले लगाया, इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी है, उनको बताना, बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को हमारी तारीख का अंदाजा नहीं है, और ये महज सिर्फ फौज के हवाले से नहीं है, मुख्तलिफ शोबों के हवाले से बड़े बड़े हीरोज पाकिस्तान ने पैदा किए। सो उन सबको हमारा सलाम यकीनी तौर पर मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी है कि अगर छुट्टी हो जाए तो फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। इस पर भी कभी बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, आज बड़ी खबर में बात करते हैं और देखते हैं आज की बड़ी खबर में पॉलिटिकली क्या नया है।
अच्छा जी, वेलकम बैक। अब बात कर लेते हैं हम कुछ 9 मई के वाकयात के बाद की सूरत हाल की, जो मुसलसल जिसमें तब्दीलियां आ रही हैं। तहरीक इंसाफ पर इस वक्त कड़ा वक्त है और ये वक्त कुछ बहुत अच्छा नहीं है तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए। इम्तिहान की घड़ी है। इमरान खान के एक जानिब तो अदालतों में पेशियां जारी हैं और दूसरी जानिब इमरान खान के करीबी साथी, बहुत करीबी साथी उनको छोड़कर जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह, ऐसा लग रहा है इमरान खान के लिए। 19 मिलियन पाउंड करप्शन केस, इसमें नैब रावलपिंडी में फिर पेश हुए इमरान खान साहब और कल हमने इनकी पेशी के हवाले से भी आपको आगाह किया। उनसे तकरीबन 5 घंटों तक पूछताछ भी की गई। बरतानवी जो क्राइम एजेंसी है, इसके साथ खत्तो किताबत के रिकॉर्ड से मुतालिक सवालात किए गए। दूसरी जानिब इमरान खान ने बताया कि 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक फैसले का रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीजन के पास है। NCA बरतानिया के रिकॉर्ड तक उनको रसाई नहीं है और अलकादिर ट्रस्ट का जहां तक मामला है तो उसके रिकॉर्ड के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये पहले ही मिल चुका है। ताहम एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया है और उन्हें 31 मई तक जमानत दे दी है। दूसरी जानिब वजीर आजम के मुआविन खुसूसियत ताउला तार साहब ने दावा किया है कि 190 मिलियन पाउंड मुल्की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है जिससे इमरान खान किसी सूरत नहीं बच सकते। इमरान खान साहब पेशियों में मसरूफ हैं और PTI की विकेटें गिरने का सिलसिला तेज हो गया है। PTI की जो डूबती कश्ती है, इससे मुसाफिरों ने उतरना शुरू कर दिया है। अब सीनियर रहनुमा भी पार्टी छोड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज PTI को एक बड़ा धचका लगा। पार्टी की जो बानी रुख हैं, पाइनियर्स में से थी शीरी मजारी साहिबा, उन्होंने तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ली और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। बहावलपुर से मखदूम इफ्तिखार गिलानी साहब हों, खानेवाल से अब्दुल रज़ाक नियाजी हों, उन्होंने भी PTI से किनारा कशी इख्तियार कर ली है। रावलपिंडी से जी फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने PTI छोड़ने का ऐलान किया। वैसे इस सारे सिनेरियो में इमरान अच्छा, वैसे कल के सारे सिनेरियो में जहाँ बहुत सारे लोगों के छोड़ने की इतलात आ रही थी, एक हाई और एक लो सेट हुआ जिसमें शीरी मजारी साहिबा ने 2 जुमलों के अंदर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को वाइंड अप किया और उन्होंने कहा कि जी मैं तहरीक इंसाफ या सियासत छोड़ने का। दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान साहब ने को 15 से 20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने सारे गिले शिकवे किए और वही बातें रिपीट की जिससे पहले खान को मुर्दे इल्जाम एग्जैक्टली और चंद दिन पहले वो एहतजाजों में खड़े बड़े शौक से कह रहे थे कि जी इसमें तो हुकूमत के लोग हैं और कल वो इमरान खान साहब को ब्लेम कर रहे थे। तो थोड़ी सी ग्रेस वाला मामला यहाँ पे मुझे थोड़ा लैक लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी ये सियासत है और यहाँ पे इसी तरह से चलता है। जलील शर्खपुरी साहब जो कि वैसे आते जाते रहते हैं, कल उन्होंने भी PTI छोड़ने का फैसला किया। इतलात ये भी आ रही हैं कि एक बड़ी शख्सियत जल्द तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करेगी। अंदाज़ा यही है कि ये बड़ी शख्सियत शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या फवाद चौधरी साहब भी हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो कल डिनाई किया था, कल डिनाई पहले कुछ ऐसी खबरें आई कि उन्होंने छोड़ दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं हम स्टैंडिंग विद द पार्टी और इस तरह की सूरत हाल है। अब तक जो PTI छोड़ने वाले अफराद की तादाद है वो तकरीबन 23 हो चुकी है। अगर हम मौजूद शख्सियात की बात करें या मेन स्ट्रीम लोगों की बात करें, ये भी बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ से जो अलहदगी करने वालों की तादाद है ये 35 तक जा सकती है और इसमें मेन स्ट्रीम लीडरशिप शामिल है। गुज़िश्ता रोज शाह महमूद कुरैशी, जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये जो चीमा फैमिली है, आई मीन मिस्टर एंड मिसेस चीमा, इनके बारे में भी कल खबरें थी कि मे बी दे कैन अनाउंस, इनके लॉयर ने कहा था एसोसिएशन और उनके लॉयर ने कहा था एग्जैक्टली। तो दूसरी जानिब जनाब PTI के सरगर्म रुकन और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर सलमान शाह साहब की साहिबजादी खदीजा शाह की खबरें हैं। वो भी कल एक आंख में चोली चलती रही लेकिन फाइनली फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान ने अहम रहनुमाओं के हवाले से पार्टी छोड़ने पर अपना रद्द अमल भी दिया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती की शादियां या मिलाप ने सुने थे, जबरदस्ती की डिवोर्सेस का वर्ड उन्होंने यूज किया। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम और उसको उन्होंने अपने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर से उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि इनकी कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छोड़वाई जा रही है, इस तरह पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ जैगम खान साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच जैगम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। सबसे पहले तो ये जो हम तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करें, बड़े अहम रहनुमा हैं, बहुत सारे पाइनियर्स हैं और अभी बहुत सारों के हवाले से खबरें आ रही हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ से, कुछ ने सियासत से अलहदगी का जो कह ले ऐलान किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। किस तरह से देखते हैं ये जो पहले ही तहरीक इंसाफ इतनी मुश्किलात का शिकार है, उसमें इस तरह से लीडरशिप का क्विट करना, इट्स नॉट अ गुड जेस्चर। देखिए, ये तो जाहिर है कि इस वक्त PTI जो है वो बहुत ही बड़ी मुश्किल का शिकार है और वो मुश्किल का शिकार अपनी कुछ अहमताना हरकतों की वजह से।
अपनी मकबूलियत के जोम में 9 मई को पीटीआई ने जो हरकत कर दी, तो दुनिया में कहीं भी कोई भी रियासत बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब उसके बाद उनके पास ऐसा एक तला का दौर शुरू हुआ है जिससे दूसरी जमातें भी गुजर चुकी हैं। अगर के रीजन मुख्तलिफ थे, वक्त मुख्तलिफ था, हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन दूसरी बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी और पीपल्स पार्टी भी इस तरह की एक तला से गुजरी है, मुश्किल से गुजरी है, जिसमें उनका सर्वाइव करना मुश्किल बन गया था, एक चैलेंज बन गया। लेकिन वो कुछ अर्से बाद, और टाइम लगा, ये एक अहम फैक्टर है, तो 5 साल 10 साल लगते, उसमें उन्होंने बाउंस बैक किया। आज इसी तरह के दबाव में पीटीआई है और पीटीआई के रहनुमा छोड़, कुछ तो इस दबाव की वजह से छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की नजरियाती रीजन भी है। तो पीटीआई में शामिल होने वाली एक अच्छी खासी तादाद प्रो इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों की थी, जो एक हद से ज्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है इमरान खान का, फिर प्योरली एंटी स्टेट जो अभी 9 मई के बाद वाक़यात हुए, उसके साथ ना वो इत्तफाक कर सकते थे ना खड़े हो सकते थे, तो वो लोग भी छोड़कर जा रहे हैं। तो इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में रहनुमा छोड़ते नजर आ रहे हैं, जब तक पीटीआई को बहुत नुकसान है, क्योंकि ये लोग अपना वोट भी कैरी करते हैं। पीटीआई मकबूल है। ये ज़ैगम साहब, हम जो माजी की भी मिसालें आपने दी हैं ना, उन माजी की मिसालों में भी यही था और अब भी यही है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स हुई है आज तक, वो पर्सनैलिटी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हुई है। लोगों ने शख्सियात को वोट दिया है, चाहे वो भुट्टो की शख्सियत हो, बेनज़ीर की शख्सियत हो, नवाज शरीफ की शख्सियत हो और अब इमरान खान की शख्सियत हो, यानी कि पार्टीज इन शख्सियात के आसपास घूमती हैं। यूजुअली कोई नजरियात नहीं होते हमारे यहाँ पार्टियों के, इससे पहले भी हमने यही देखा है। अब भी अगर ये सिलसिला हो रहा है तो वो लोग जो इमरान खान की इस पार्टी को, चाहे उनके सियासी मुखालिफिन है या कोई और मुखालिफिन है, जो नहीं चाहते कि सियासी तौर पर सर्वाइव करें, अगर इमरान खान इज देयर तो वोट बैंक तो इमरान खान का है, वो तहरीक इंसाफ के नाम से हो, वो किसी और नाम से हो। तो डू यू थिंक कि असल में ये डैमेजिंग है जो हो रहा है, या फॉर द टाइम बीइंग ऑप्टिक्स के तौर पर हम इसको ले सकते हैं? अब दुरुस्त बारे एक जमाने में पार्टियां कुछ नजरियाती हुआ करती थी। 1970 की जो पीपल्स पार्टी है वो नजरियाती होती थी। इस वक्त शायद कोई जमात भी नजरियाती नहीं है और पीटीआई तो बिल्कुल नजरियाती। इमरान खान की मौजूदगी में आप ये कह सकते हैं कि पीटीआई का कोर वोट बैंक, वो जो इमरान खान के दीवाने हैं, एक हिस्सा वोट बैंक का उनके साथ रहेगा, जिसकी वजह से अगर मौका मिला किसी वक्त तो उनके पास वापस बाउंस बैक करने की उम्मीद होगी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कोई भी सियासी जमात जब इलेक्शन में जाती है तो उसके पास सिर्फ कोर वोट बैंक नहीं होता जिससे वो इलेक्शन जीतती है। कोर वोट बैंक, वो जो पक्का वोट बैंक है, वो पार्टी का एक हिस्सा होता है और उसके रहते हुए भी पार्टियां बड़े बुरी तरह से इलेक्शन हार जाती हैं। पीपल्स पार्टी ने भी हारा, मुस्लिम लीग नवाज ने भी हारा। उस वोट बैंक के साथ कुछ ऐसा वोट बैंक भी होता है जो इस वजह से साथ आता है तो उनको उम्मीद होती है कि ये पार्टी जीत जाएगी। एक ऐसा वोट बैंक भी होता है जो कैंडिडेट का वोट बैंक होता है, और दुनिया की तमाम जमहूरियतों में कैंडिडेट का अपना एक वोट बैंक होता है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, चाहे आप बरतानिया चले जाएं, जिनको हम इलेक्टेबल कहते हैं, दुनिया की हर जमहूरियत पे होते हैं। इलेक्टेबल का मतलब है ऐसे कैंडिडेट जिनके साथ लोग लगे होते हैं, उनको वोट देते हैं, उनकी वजह से वोट देते हैं। तो ऐसा दुनिया में सब जगह है। तो अब जब आपके पास इलेक्टेबल छोड़ जाएंगे तो एक वोट बैंक का हिस्सा वो भी चला जाएगा। जब लोगों को ये लगेगा कि ये पार्टी अब इलेक्शन जीतने वाली नहीं है, तो वो लोग जिस उम्मीद में दे रहे थे कि ये पार्टी जीतेगी तो हमारे काम करेगी, वो लोग भी साथ नहीं देंगे। कोर वोट बैंक फिलहाल रहेगा, लेकिन जो इलेक्शन के रास्ते हैं वो पीटीआई पे बहुत बुरी तरह महदूद हो सकते हैं। एक इलेक्शन तो यकीनी तौर पर उनका खराब है, लेकिन जो उनकी इमरान खान की मकबूलियत है, जो कोर वोट बैंक है, उसकी वजह से मुस्तकबिल अगर उन्होंने जरा मुख्तलिफ तरह की सियासत की, ठीक तरह से अपने पत्ते खेले, एक वापस आने की वो उम्मीद रख सकते हैं। माजी का तजर्बा हमें यही बताता है कि जो दूसरी बड़ी पॉपुलर जमातें थी वो इस तरह से हालात से निकलकर वापस आएंगे। लेकिन फिर एक और फैक्टर भी है, वो ये जहन में रखिए कि इमरान खान की उम्र अब 70 साल से ज्यादा है, क्योंकि आपने कहा कि पर्सनैलिटी सेंट्रिक है। अगर 10 साल वेट करना पड़ा तो क्या 10 साल बाद इमरान खान की सेहत इस बात की इजाजत देगी कि वो पार्टी को लीड करके उसे विक्ट्री दे सके? क्या उनके पास कोई ऐसा सक्सेसर है, कोई ऐसा जानशीन है कि इस अरसे में पार्टी को संभाल ले? या अगर इतना टाइम लग जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो पार्टी को ला सके? तो ये भी एक मसला है
यहाँ पे दूसरी पार्टियों को उनके डायनेस्टिक होने में फायदा पहुंचाया, क्योंकि खानदान में ऐसे लोग मौजूद थे जो फिर पार्टी को आगे लेकर चले। ठीक हो गया। अच्छा ज़ैगा खान साहब, आपने खुद भी इशारा किया और दोबारा से इस जानिब आना चाहूँगी, ये जो हम पीटीआई की मेन लीडरशिप के हवाले से बात कर रहे हैं, जब भी कोई कैंपेन चलती है या जब भी कोई एक चीज़ का आगाज़ होता है तो उसमें चेयरमैन चूँकि इमरान खान साहब खुद अदालतों और इन सारे मामलात में उलझे हैं, तो लीड करने के लिए दीगर क़यादत मौजूद होती है जो कारकुनान को इकट्ठा भी रखती है या पार्टी को भी यकजा रखने की कोशिश करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस केस में इमरान खान साहब के बाद जितनी भी मेन लीडरशिप है, या तो वो जेलों के अंदर है या वो मंजर आम से गायब है या उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है, जिसमें हम कल शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से बात की थी। बड़ी उनकी जो सियासत है या इमरान खान साहब के साथ अफिलिएशन है वो बड़ी गहरी थी। सो हाउ डू यू सी कि इमरान खान साहब को इस वक्त एक जो कह लें इस सारी सिचुएशन में अपनी मेन लीडरशिप का लैक होना, उनकी प्रेजेंस ना होना मजीद कितना डैमेज कर सकती है? जी, बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है। अगर आप खाली इमरान खान की मकबूलियत को देखें तो इमरान खान तो 1997 में भी बहुत मकबूल थे ना, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था उस वक्त भी मकबूलियत के इंतहा पर थे, लेकिन उनकी पार्टी बहुत कमजोर थी, तो उन्होंने एक सीट भी नहीं जीते थे। 2% वोट लिए थे, एक सीट भी नहीं जीती। 2002 में मकबूलियत तो बहुत कम नहीं हुई थी, सिर्फ 1% वोट लिए थे, एक सीट उन्होंने जीती थी। तो एक आदमी की मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन पार्टी एक बहुत बड़ी मशीन होती है, बहुत बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ से ज्यादा का मुल्क है। यहाँ पूरे मुल्क को मोबिलाइज करना और इवेंट्स कराना और इलेक्शन करवाना और उनको जितवाना, उसके लिए बहुत बड़ा आपको कई लेवल का लीडरशिप का एक टीयर्स चाहिए होते हैं। यानी इमरान खान के पीछे जो उनकी अपनी एक बड़ी वाली क़यादत है, फिर उसके बाद एक दरमियानी क़यादत होती है, फिर नीचे के वर्कर्स और मोहल्ले और गांव के सतह के बहुत लोग होते हैं। इन सब से मिलकर पार्टी चलती है, इन सबको मोबिलाइज करना पड़ता है। फिर साथ जो पीटीआई ने सियासत की है वो बहुत महंगी सियासत की। अगर आप पीटीआई के जलसों को देखें तो पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन जलसे उन्होंने, आप उनकी खाली साउंड के बिल हमारे सामने आते रहे, स्क्रीन के बिल, जलसे करोड़ रुपए का एक जलसा होता था। इन हालात में एक मसला ये भी होगा कि पार्टी को फंड करने के लिए तैयार है, क्योंकि जो फंड करने वाले हैं वो भी तो भाग रहे हैं, वोट लेने वाले जो वोट दिलवाते थे वो भी भाग रहे हैं, पार्टी को फंड करने वाले भी भाग रहे हैं। इस वजह से पार्टी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाएगी। हम इसमें हमारे पास जो लास्ट टेस्ट केस है वो वैसे तो खैर नून लीग की 2018 की जो गवर्नमेंट है वो भी है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे नून लीग के लोगों ने छोड़ा, वो पीटीआई उन्होंने ज्वाइन करवाई गई, उन्होंने की, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट। लेकिन दूसरी जानिब हम अगर 2002 में चले जाएं या उससे पहले चले जाएं, जिन केसेस की मैं और आप मिसाल दे रहे हैं, उस वक्त जो मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो बड़े लिमिटेड थे सर, लोगों की एक्सेस नहीं थी। अब तो हम मिसाल के तौर पे आज से 20 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि उस वक्त के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर अगर नवाज शरीफ साहब है तो उनसे ट्विटर पे बैठ के बात कर ले। आज तो इमरान खान खुद ट्विटर पे बैठ के लोगों से बात कर रहे होते हैं, सो कैन नवाज शरीफ एंड मरियम जो भी चाहें, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी तेज हो गई हुई है। तो ये जो मीडियम्स तब्दील हुए हैं इसने ओबियसली लोगों के दिमागों को भी तब्दील किया है। तो डोंट यू थिंक कि वो चैलेंजेस जो आज से 20 साल पहले की पॉलिटिकल लीडरशिप इस किस्म के सूरत हाल में फेस करती रही है वो शायद आज की लीडरशिप फेस ना करे, पर्टिकुलरली पीटीआई जिसने ऑलरेडी एक बड़ा सॉलिड बेस बनाया है अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। अब दुरुस्त फरमा रहे हैं, जो मीडिया का लैंडस्केप है वो बहुत चेंज हुआ है डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से, और पीटीआई उसकी सबसे बड़ी बेनिफिशियरी रही है। लेकिन अगर आप डिजिटल मीडिया को भी गौर से देखें तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि लेस इज फेयर है, इक्वलाइजर है, इसमें सबको बराबर कर दिया है, हर कोई जो है डिजिटल मीडिया को यूज कर सकता है। लेकिन फिर पीटीआई एक एग्जाम्पल है, क्या पीटीआई ने डिजिटल मीडिया का इतना ही सादा इस्तेमाल किया है बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर लोगों की सपोर्ट के, बगैर टीम के? ऐसा नहीं है। पीटीआई ने डिजिटल मीडिया पर भी करोड़ों रुपए लगाए। तो आपसे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देखिए, अगर खाली इमरान खान का ट्विटर अकाउंट काफी होता तो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो करोड़ों रुपए लगाकर इतनी बड़ी टीम क्यों हायर करती, सिर्फ इसलिए कि आप खुद से बैठ कर ट्वीट करते रहो और रीट्वीट करो और उसको बढ़ाओ। तो खुद ट्विटर को भी इतने बड़े लेवल पे यूज करने के लिए, फेसबुक को, इंस्टा को, इन तमाम टूल्स को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी इतने बड़े मुल्क में लेवल पे यूज करने के लिए आपको करोड़ों रुपए भी चाहिए होते हैं, आपको सैकड़ों शायद हजारों लोगों की टीम भी चाहिए होती है जो एक्सपर्ट भी हो,
कि फिर उस आवाज को बढ़ा सके। ये खुद पीटीआई की एग्जाम्पल है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पीटीआई के साथ सैकड़ों लोग तो पेड थे, हजारों लोग और जुड़े हुए थे, और मेरे ख्याल में करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे थे। तो उसमें भी, डिजिटल मीडिया में भी आप इस वक्त भी देखिए कि उनकी आवाज कम होनी शुरू हो गई है। बिल्कुल मुख्तसर, मेरे पास 1 मिनट है। ये सारी लड़ाई के अंदर सारी तवज्जो इस वक्त जब हुकूमत इमरान खान और उनकी पार्टी के ऊपर किए हुए हैं, कोई खबर नहीं है कि महंगाई कहाँ जा रही है, कोई खबर नहीं है कि आवाम कितनी बुरे लाइफस्टाइल का शिकार है। तो क्या हुकूमत को इस बात का भी एहसास है कि उनको भी लोगों ने वोट दिए हैं और वो एक अवामी हुकूमत है? आई मीन देयर इज नो स्टेटमेंट। आप अखबार का पहला सफा उठाएं, तहरीक इंसाफ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा हमें। हुकूमत अवाम के लिए क्या करिए सर? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। पाकिस्तान का नंबर 1 क्वेश्चन ये कि हुकूमत क्या इस वक्त हुकूमत कर रही है या हुकूमत इस वक्त अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है। इमरान खान जो काम करते रहे बगैर गवर्नेंस के, अपनी अपोजिशन की अपोजिशन करते रहे, तो क्या हुकूमत इस वक्त में इक़्तिसादी मुश्किलात से निकालने पर पूरी तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही? मुझे लगता है कि नहीं दे रही। ईसानदार साहब को देखिए तो वो कितनी अपने काम के अलावा कितनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट में मसरूफ रहते हैं, हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास इस चीज का कोई टाइम ही नहीं होना चाहिए। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं, हुकूमत इस बारे में जिम्मेदार है, उसकी तवज्जो मईशत पर होनी चाहिए, बल्कि हमारी तमाम रूलिंग एलीट की। राइट, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैनुल साहब, बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ लाए और हालात हाज़रा के ऊपर अपना तबसरा हमारे सामने रखा। इस वक्त जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ इस वक्त जो ज़ेर अताब है और ये मामला किस जानिब जाएगा, इस पर हमने बात की। आपको आने वाले वक्त में मज़ीद आगाह करते रहेंगे। फिल वक्त आपको ये भी बताएं कि जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने लंका प्रीमियर लीग के लिए एक मुआहदा कर लिया है। इज़ द नंबर 1 बैटर इन द वर्ल्ड और नाउ विल बी सीइंग हिम इन एक्शन इन श्रीलंका। बहुत ज़बरदस्त है ये। बिल्कुल, मीडिया ज़राए के मुताबिक बाबर आजम जो है बराह रास्त मुआहदा करने वाले क्रिकेटर्स की फहरिस्त में शामिल है, और ये डायरेक्ट जो मुआहदा करने वाले में शकीबुल हसन है और दीगर प्लेयर्स भी शामिल हैं। कोलंबो टीम का हिस्सा होंगे बाबर आजम और इस लीग का भी हिस्सा होंगे। बाबर आजम इज ऑब्वियसली सपोज्ड टू बी वन ऑफ देम, इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो बहुत अच्छा है एंड हमें भी अच्छा लगेगा। आई होप कि कोई ना कोई मीडिया चैनल इसको दिखाए ताकि हमें भी ये एक्शन लाइव देखने को मिले। अच्छा, अब आपको एक और ब्रेक पे जाने से पहले आपको पता है कराची में सड़कों पे आजकल चांद नजर आना शुरू हो गया है, और चांद जो है कहते हैं ना, चांद जमीन पे उतर आया है, एक मकूला कहते हैं। तो आज ऐसा हो रहा है, ये देखिए जरा। सबकी जुबान पे एक ही बात है, कराची में ये इतना ग्लोइंग किस्म का चांद जमीन पे कैसे आया है? क्या हम चांद देखने वाले? ये 14वीं से ऊपर का कोई चांद है जो जमीन पे नजर आ रहा है। लेकिन ये सवाल ये चहमगोई है कराची में सड़कों पे आते जाते लाउंजेस में बैठे हुए बातों में हो रही है कि भाई ये चांद, इसके पीछे कहानी क्या है? अब आप पूछना चाहेंगे कि ये कहानी क्या है, और ये हमें भी नहीं पता है कहानी, इस चांद का क्या सीन है। लेकिन ये बिलबोर्ड के हवाले से बड़ी बातें हो रही है और कराची वाले बड़े परेशान हैं। तो जब हमें भी पता लगेगा हम आपके साथ शेयर करेंगे कि इस ग्लोइंग चांद की कहानी क्या है। लेकिन एक बात आपको बता दें कि ये ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि इस चांद के पीछे है क्या। इंटरेस्टिंग। चले जी, चांद की कहानी तो यहीं पे रोकते हैं, अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं उस पाकिस्तानी खातून को पैमा से जिनका जिक्र हमने कुछ दिन पहले आपसे किया था और जिन्होंने एक तारीख रकम की। वी आर टॉकिंग अबाउट नायला कियानी। माउंट एवरेस्ट चोटी को सर किया। नायला कियानी दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली दूसरी पाकिस्तानी खातून बनी है और इन्होंने 8,849 मीटर बुलंद चोटी को गुज़िश्ता रोज सुबह 8:02 पर सर किया। हमने इसकी खबर भी दी थी आपको। और इस सीजन में एवरेस्ट टॉप पर पहुंचने वाली पहली गैर नेपाली को पैमा भी बन गई है। यूजुअली नेपाली जो माउंटेनियर्स हैं वो हो जाते हैं और 8,000 मीटर से बुलंद 5 चोटियां सर कर चुकी हैं और ये सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून है। इससे कबल गेशरब्रम 1, गेशरब्रम 2 और इसके अलावा K2 अन्नापूर्णा को भी सर कर चुकी हैं और कियानी इस सीजन में जो माउंट लोटसे है वो भी सर कर चुकी हैं। सो शी इज गॉट अ लॉट ऑफ इन अ बकेट। बिल्कुल। और इस वक्त नायला कियानी हमारे साथ दुबई से हमें ज्वाइन करी है। नायला, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले और तो एक बड़ी अहम बात हम भूल गए ना बताना कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से सितारा इम्तियाज देने का ऐलान किया गया है। That's amazing, that's amazing. Thank you very much नायला and congratulations। सबसे पहले तो इतनी जबरदस्त अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो सितारा इम्तियाज वाली बात करें, ये तो डबल इस पे आपको मुबारकबाद मिलनी चाहिए। कैसा लग रहा है? टेल अस अबाउट योर जर्नी, योर एक्सपीरियंस सो फार। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो पे और मेरा जर्नी
मैंने पिछले महीने में 3 8,000 मीटर की चोटियां सर की हैं। टू बी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल था, वाज वेरी वेरी हार्ड। और अन्नपूर्णा पे, एवरेस्ट पे मैं यही सोची थी मैं क्यों कर रही हूँ ये सब कुछ, सच इट्स सो हार्ड। लेकिन जब ऊपर से अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, सबमिट करके नीचे आई, तो ऑब्वियसली वो अचीवमेंट की, बहुत बड़ी अचीवमेंट की फीलिंग आई थी। और एवरेस्ट एंड लोटसे पे आई वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंबर। वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंबर्स ऑब्वियसली सरबाज खान है, साजिद है, शरोज है, वो तो अपना नाम बना रहे हैं, लेकिन खवातीन में इस तरह इंटरनेशनली नाम नहीं था। और फिर सारा इम्तियाज की न्यूज़ आई तो अभी तक मैंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं की, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। नाइला प्लीज आप यकीन कर लें, क्योंकि हमें आप पे बहुत यकीन आ गया, क्योंकि जिस तरह से आप खुद बता रही हैं कि आपने एक मंथ के अंदर 3 चोटियां सर की हैं, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और इसमें एज ए वुमेन मुझे लगता है आपको आपकी स्ट्रेंथ और ये सारी चीज़ें उसको अपने साथ जुड़े रखना है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो किस तरह से आपको ये जो कह लें आप अपने लिए करेज, ये स्ट्रेंथ लेकर आती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बैक टू बैक इस तरह के एडवेंचर्स को करना अब इटसेल्फ एनर्जी ड्रेन करता है काफ़ी हद तक। बैक टू बैक भी बहुत मुश्किल था, टू बी ऑनेस्ट। अन्नपूर्णा में मी एंड शरोज वर रेस्क्यूड, और उसमें थोड़ा हमें ना कुछ लोगों ने थोड़ा सा ऑनलाइन अब्यूज भी किया था, तो दैट पीरियड बिटवीन अन्नपूर्णा एंड एवरेस्ट वाज वेरी हार्ड, 10 डेज बहुत मुश्किल था। मैंने सब सोशल मीडिया से मतलब लॉग आउट कर दिया था, ट्विटर डीएक्टिवेट कर दिया था। बट देन अचानक से एवरेस्ट की और लोटसे की जो कामयाबी थी, एवरेस्ट एक्चुअली लोग बोलते हैं बहुत इजी है, इट वाज हार्ड। जो एवरेस्ट का समिट है इज वेरी वेरी लॉन्ग एंड वो बहुत। नाइला फेसबुक पे उसको क्लाइम करना या ट्विटर पे क्लाइम करना ईजी है, और हम सारे फेसबुक क्लाइंबर्स हैं। हम जैसे फेसबुक वॉरियर्स होते हैं ना, एंड वी जस्ट से एनीथिंग, हम नहीं देखते कि इसके पीछे इसका कितना स्ट्रगल है, कितनी डेडिकेशन है, कितना हार्ड वर्क है। बहुत से लोगों की मौत वाकई हो जाती है, जिंदगी से बढ़ के तो कुछ नहीं होता। सो जस्ट पहली तो रिक्वेस्ट ये कि आप ऐसे कमेंट्स पढ़ा ही ना कीजिए, नंबर 1। जस्ट ब्लॉक देम, दैट्स द नंबर 2, ईजीएस्ट ये वे। जो इतने एक्सक्लूसिव कुछ विजुअल्स आपने हमें भेजे, जरा दिखाइए जी ये, और इन विजुअल्स के अंदर क्या फील। मेरा सवाल इनसे रिलेटेड ये है कि ये जो मोबाइल से खास तौर पे आपने फुटेज बनाई, अभी दिखाएंगे हम आपको, कि हाउ डज इट फील टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंची जगह पे पहुंचना, और जिसमें आपको आप देख सकते हैं कि आप रूफ ऑफ द वर्ल्ड आप देख सकते हैं, और वहां पे आप मौजूद हैं। ये फील क्या है नाइला जो आपको लेके गई वहां पे? ऑनेस्टली एक तो पहले जब मैंने आई थिंक आपसे पहले भी 1-2 साल पहले बात की है, इट वाज पर्सनल पैशन, मुझे बस ट्राई करना, एक्सपीरियंस करना है। लेकिन जैसे जैसे कामयाबियां आई और अल्लाह ताला ने नाम दिया, उसमें ये भी था कि ठीक है पाकिस्तान का नाम भी आगे लेके जाना है, या 14 पीक्स का, आई एम नॉट श्योर, लेकिन बस ये था कि करना है अपने लिए करना है। या आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वुमेन पाकिस्तान में, लेडीज के मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि मेरी स्टोरी उनके लिए इंस्पायरिंग है। तो वो आई थिंक शुरू में वो पर्सनल पैशन से ये चेंज होके थोड़ा वाइड बड़ा हो गया प्रोजेक्ट। तो बस था कि एवरेस्ट वाज नॉट माय पैशन, लेकिन ऑब्वियसली एज अ माउंटेनियर करना था। K2 वाज नांगा पर्वत है, लेकिन जब पहुंची तो बी ऑनेस्ट इट वाज सो कोल्ड। मेरा यही था, मैं आई थिंक फर्स्ट भी इसीलिए उस पे पहुंची, मुझे बस ये था कि जल्दी जल्दी पहुंची और नीचे उतरो। तो लेकिन वो जो फीलिंग बाद में आती है कि आई वाज एक्चुअली मी एज अ पाकिस्तानी वुमन और मी एज नाइला कियानी वाज एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो नीचे उतर के जब रियलाइज होता है कि आपने कितना बड़ा एक मार का सरअंजाम दिया है। अच्छा नाइला, कुछ वाकयात होते हैं इन समिट के दौरान जो आपको हमेशा याद रहते हैं, ऑब्वियसली ये पूरा जर्नी ही याद रहने वाला होता है, बट स्टिल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद आप कभी नहीं भूल पाते और लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। जितनी भी आपने माउंटेन्स को समिट किया है उनके हवाले से बताएं कोई एक वाकया, जो बहुत सारे होंगे, कोई एक जो आप स्पेसिफिकली हमारे साथ बताना चाहें कि ये आपके लिए बहुत एक कह लें कुछ सरप्राइजिंग था, हैपनिंग था, व्हाट वाज दैट? मैं आपको एवरेस्ट का ही रीसेंट बताती हूँ, जो आई क्विकली समराइज बोथ। एक एवरेस्ट पे इतना रॉकफॉल नहीं होता, लेकिन मौसम के चेंजेस की वजह से, नो देर से बढ़ने की वजह से, इस दफा जब हम कैंप 2 से कैंप 3 जा रहे थे तो 100 के हिसाब से पत्थर नीचे आए। मतलब आई थॉट दैट्स इट, आई एम डन, बिकॉज वी वर डॉजिंग द रॉक्स।
लेफ्ट साइड राइट साइड जंप करके नीचे डक करके मतलब इट वाज वेरी, इवन शर्पास कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा पहले देखा नहीं। अच्छा। और सेकेंडली जब मैं टॉप के मतलब विल बी स्टेप इज जस्ट अंडरनीथ द समिट, वहाँ पे थी और आई हैड अ पैनिक अटैक या आई पैनिक। मुझे लगा कि बस मेरी ऑक्सीजन बहुत कम हो गई है और बस अब ज़्यादा टाइम। तो आई रिमेंबर टेलिंग माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियरली, not today is not the day, today is not the day I'll die. So I thought about my daughters. केटू पे भी ऐसा हुआ था, लेकिन हमेशा मैं अपनी दो बेटियों का सोच के अपने आप को फोकस रखती हूँ। एंड देन आई थिंक दैट वाज ये दो रीसेंट मोमेंट हैं जो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा भूलते हुए। K2 समिट ने कितना हेल्प किया आपको माउंट एवरेस्ट सर करने के लिए? आई थिंक बहुत ज़्यादा। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेस्ट इजी है और बहुत से क्लाइंबर्स दुनिया में पहली पीक ही एवरेस्ट करते हैं। आई थिंक इट्स डेडली और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हुए तो आई वाज लाइक एज यू नो मैं पहली थी, लेकिन नीचे आते हुए लोटसे के बाद बहुत से क्लाइंबर्स गिर रहे थे, दे वर गेटिंग सिक। तो वो मतलब इन एक्सपीरियंस लोगों को नहीं जाना चाहिए एवरेस्ट पे फॉर श्योर। तो मेरा K2 का एक्सपीरियंस इज वेरी डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरेस्ट। आप इतना बड़ा आपने कारनामा किया है, अब आप पाकिस्तान की फ्लैग कैरियर हैं, हम बड़ा आपको सराहते भी हैं। एनी कंस्ट्रक्टिव मैसेज दैट यू लाइक टू गिव, या अगर आप डेडिकेशन करना चाहें अपनी इस समिट की किसी एक सर्टन चीज़ को, पर्टिकुलरली क्लाइमेट चेंज के हवाले से आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो माउंटेनियर्स हैं, एनीथिंग जो आप ऐड करना चाहें, बिकॉज आपने फॉर श्योर इस एक्सपीरियंस से हम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा सीखा है, जाना है। I think I'll go back to same thing. I don't know, maybe you've heard it many times. लेकिन मुझे like I said, मुझे बहुत सी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने 2 साल पहले तक ये सारी मेरी 6 पीक्स जो हुई हैं 8000 की 2 साल में हुई हैं। I never ever thought कि मैं इस मकाम पे, सितारा इम्तियाज से दूर की बात, मैंने कभी एक भी पीक का सोचा नहीं था। तो मैं बस यही लेडीज को यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप कुछ भी बस जस्ट हमारी सोसाइटी ने वो ना पहले से मैसेजेस रखे होते हैं हमारे लिए, औरतों के लिए कि ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहती कि प्रूव टू बी स्ट्रॉन्गर देन मैन, आई नेवर एवर से दैट, बिकॉज मैन आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वेज, वुमेन आर स्ट्रॉन्ग इन देयर ओन वेज, बट जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर पैशन। अपने जो आपके ड्रीम्स हैं शादी से पहले, शादी के बाद, बच्चों के बाद, उनको गिव अप नहीं करें, because they are very important. And then I feel alive when I do these adventurous activities. And ये depression के लिए भी हमारी society में unfortunately बहुत ज़्यादा depression है। अपने लिए, अपने passion के लिए, outdoor के लिए, sports के लिए कुछ भी करेंगे, will help you to live your life. That's amazing. That's a wonderful message, नाइला। आपको देखकर जहाँ बहुत सारी लड़कियाँ, आप खुद भी कहती हैं कि उनकी स्टोरी उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशनल है, तो टेल अस अबाउट योर डॉटर्स। वो आपसे कितना इंस्पायर होती हैं, या उनको कितना शौक है अपनी मदर को देख के माउंटेन्स क्लाइंब करने का, समिट्स पे जाने का? आर दे एक्साइटेड अबाउट इट? वो एक्चुअली बहुत छोटी है, 1-2 साल की है, 4 साल की है। Okay. So they do, but मैं उनको ब्राइब करके जाती हूँ क्योंकि they of course they miss me, तो उनको बोल के जाती हूँ मैं टॉयज लेके आऊंगी दिन से। तो फिर मुझे वो उनको somehow they learned कि मैं डेंजरस माउंटेन पे जाती हूँ, तो they ask me कि we wanna go on small mountains with you। तो वो उनको पता है कि मैं माउंटेन क्लाइंब करती हूँ, एंड देन दे आस्किंग फॉर स्मॉलर माउंटेन्स, लेस डेंजरस। That's cute. अच्छा, ये चूंकि माउंटेन्स ऐसी जगह है जहाँ पे हम आम लोग तो नहीं जा सकते, ओब्वियसली हम तो बेस कैंप्स तक भी नहीं जा सकते, लेकिन हमारे सुनने में ज़रूर आता है ऐसा कि इन जगहों के ऊपर भी अब जो पोल्यूशन है, जो बाकियात हैं, जो लेफ्ट ओवर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, ख्याल नहीं रखा जाता, क्लीन नहीं किया जाता। ख़ासतौर पे K2 के बारे में या पाकिस्तानी पीक्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा ये सुनते हैं। आप किस हद तक इसको कंफर्म कर सकती हैं और इस पर कितनी तवज्जो की ज़रूरत है कि हम अपने ग्लेशियर्स को, अपनी माउंटेन्स को क्लीन रखें? K2 बल्टोरो ग्लेशियर जो K2 की तरफ जाता है, वो डेफिनेटली वहाँ पे इतना ज़्यादा क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन K2 को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मतलब बदनामी हुई थी हमारी लास्ट ईयर, क्योंकि कुछ वीडियोस वायरल हुई थी। एवरेस्ट कैंप 4 इज सो डर्टी, मतलब वो पूरा एक फ्लैट एरिया है, काफी हाइट के बाद,
लेकिन फुल ऑफ जंक। तो ये बहुत बड़ा इशू है और ये एक्चुअली कमर्शलाइजेशन की वजह से है, K2 पे भी और एवरेस्ट पे भी। लेकिन K2 पे हम ये कर सकते हैं क्योंकि नेपाल में फिर भी हमारे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका बेहतर है। एक कैंप उनका बहुत हाई है जो बहुत गंदा है, लेकिन ज्यादातर उनकी सफाई का ख्याल रखा जाता है। लेकिन पिछले साल से मैं भी काम कर रही हूँ GB की गवर्नमेंट के साथ, और मुझे पता है कि वो थोड़ी बहुत रूल्स एंड पॉलिसीज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिससे जो पोर्टर्स हैं जो फॉरेनर्स को हमें लेके जाते हैं, वो भी थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। और वो लेकिन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑब्वियसली पिछले साल से हमने बहुत ज्यादा फर्क देखा है क्लाइमेट। राइट नायला, थैंक यू सो मच। टाइम हमारा खत्म हो गया नायला कियानी, बट सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास आई, और जब भी आप लाहौर आए तो स्टूडियोज में भी ज़रूर तशरीफ लाएं, जो सो इंस्पिरेशनल फॉर ऑल ऑफ अस। और जिस तरह से आपने किया है हम तो सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन आपने कर दिखाया है, एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं वो आप जैसा करेंगे इन फ्यूचर। नायला कियानी, एक्सप्रेसो हीरो, आपसे मुलाकात हमने कराई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। बात करते हैं बेमिसाल जुमलों और मुनफरिद अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें और उन्हें हंसाकर लोट-पोट करने वाले वर्सटाइल अदाकार रंगीला की, जिनके मद्दाह आज उनकी 18वीं बरसी मना रहे हैं। रंगीला एक अजीम अदाकार, गुलकार और हिदायतकार थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे अनमिट नकूश छोड़े हैं कि उनके जिक्र के बगैर पाकिस्तानी फिल्मी तारीख हमेशा अधूरी रहेगी। रंगीला को गुर्दों और जिगर और फेफड़ों का अर्ज़ लाहिक था, जिसके बायस आप 24 मई 2005 को लाहौर में 68 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रंगीला को हमने खिराज अकीदत पेश किया। बहुत बड़े फनकार थे, खुदा उनको करीब रहमत करे। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, एक अपडेट हमें लाहौर से, इनफैक्ट इस्लामाबाद से मिल रही है, और वो असद उमर साहब के हवाले से है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया है और साथ हलफनामा देने का उनको कहा है, जिसमें वो ये कमिट करेंगे कि आइंदा वो किसी भी ऐसी सरगर्मी में ऐसा नहीं लेंगे जो नक्स अमन का बायस हो। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और अरबला हसन ने फिर मुझे इंतजार में रखा कि कहीं बोलेंगे। आप करने लगे, लेकिन चले कोई बात नहीं, ठीक है। एक तो ये कि जी हमने इस हिस्से के अंदर प्रोग्राम में कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें तो आपको दिखानी है, लेकिन हम इकोनॉमी पे भी बात करेंगे, चूँकि इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें सारे सियासी तनाव में कम से कम हम तो इकोनॉमी को नहीं ना भूल सकते, आपको यानी कि आवाम को नहीं भूल सकते। हम इस पर बात करेंगे। फिल वक्त हमारे सेगमेंट का वक्त है। आज दोस्तों विस्की साहब का जो नावल है उसके ऊपर आज फिर बात हुई है, क्राइम एंड पनिशमेंट, और एक्सप्रेसो किताब के अंदर इसको हम डिस्कस करें। वक़ार बिन मलिक साहब किस मौजू को और किस हिस्से को आज छेड़ रहे हैं, ज़रा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब, और सिलसिला है आलमी अदब से इंतखाब का। और आलमी अदब के इंतखाब के सिलसिले में बात हो रही है क्राइम एंड पनिशमेंट, मशहूर ज़माना नावल जो कि दोस्तोयस्की ने लिखा 1864 में। और इस नावल से हमारे लिए क्या सबक बरामद होते हैं। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इल्म जो है उसका माखज़ समझा जाता है क्राइम एंड पनिशमेंट के इस मशहूर ज़माना नावल को। और हमने गुज़श्ता जो सेगमेंट्स थे उनमें बात की थी, मिसाल के तौर पे इसी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि जो एक्सेसिव सेल्फ प्राइड है वो आपको आइसोलेट कर देता है, यानी जो तफाखुर का जज्बा है, ये तफाखुर एहसास तफाखुर है, वो आपको तन्हा कर देता है। और तफाखुर की जो है वो कई किस्में हो सकती हैं। वो दौलत पे फ़ख्र हो सकता है, वो शक्ल पे फ़ख्र हो सकता है, वो इल्मी तफाखुर हो सकता है। और क्राइम एंड पनिशमेंट में पर्टिकुलरली इल्मी तफाखुर पे बात हुई है कि कैसे वो इंसान को तन्हा कर देता है। या आज इस सिलसिले की तीसरी कड़ी, और तीसरी कड़ी में हम देखेंगे कि कौन सा नया सबक हम सीखें क्राइम एंड पनिशमेंट से, जो कि 150 साल गुजरने के बावजूद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। क्राइम एंड पनिशमेंट में हम देखते हैं कि दोस्तोयस्की जो है वो इस बात पे मुकदमा बनाते हैं कि जो ज़िंदगी है जैसे है इसको कबूल करना क्यों ज़रूरी है। और इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में उनके ज़ाती तजुर्बात जो हैं उन्होंने उनकी बहुत रहनुमाई की। दोस्तोयस्की को जब फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा किया गया और एन टाइम पे ज़ार रूस की जानिब से इत्तला आई कि सज़ाए मौत अब नहीं दी जाएगी बल्कि 4 साल के लिए साइबेरिया भेजा जाएगा, तो इस और फिर साइबेरिया के जो 4 साल गुजरे, तो इससे पहले वाले दोस्तोयस्की में और उसके बाद वाले दोस्तोयस्की में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तोयस्की जो है उनके साथ जितने भी उस वक्त क्रिमिनल्स रह रहे थे, और इस हवाले से उन्होंने ह्यूमन नेचर का बहुत बगौर मुताला किया, जिससे उन्होंने वो नताइज अखज़ किए जो कि नोट्स फ्राम अंडरग्राउंड और फिर क्राइम एंड पनिशमेंट और फिर इडियट और इन तमाम नावलों में हमें मिलते हैं। जब वो कहते हैं कि लाइफ एज इट इज़
इसको कबूल करना क्यों ज़रूरी है। तो ये बात जो है वो काफ़ी पेचीदा है और तह दर तह है, और इसको एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि हम बहुत सारी खुशियों को इस तरह कंडीशन करते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, आ गए। उसके बाद हो सकता है कि हम ये कहें कि किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाए या किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाए या मेडिकल कॉलेज में मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, मिल गया। फिर आप कहते हैं कि नहीं, वो जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाए तो हो गई, जॉब भी हो गई। उसके बाद करते करते आप कंडीशन करते चले जा रहे हैं, ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। और फिर बच्चे पैदा हुए, फिर बच्चों जो हैं वो मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लें, उनका मुस्तकबिल बन जाए, बन गया। फिर अगर मैं हज कर लूँ, हज भी कर लिया, लेकिन हनूज़ खुशी जो है वो दूर है, क्योंकि लाइफ को एज इट इज़ एक्सेप्टेंस जो है उसकी जो कबूल करना है, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ज़िंदगी यूं गुजर जाएगी और आपको ये समझ नहीं आएगी कि जो एक्चुअली खुशी है वो मुझे नसीब नहीं हुई। हर वो शख्स जो खुशियों को मशरूत करता है उसको कभी भी हकीकी खुशी हासिल नहीं हो सकती। ये क्राइम एंड पनिशमेंट का एक बहुत खूबसूरत लेसन है। और इसी सबक से जुड़ा हुआ एक और सबक ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स जो हैं, तगय्युरात जो हैं, मुतगय्यरात जो हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। और जो भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं होती, उस हवाले से एनर्जी ज़ाया करना या अपने आप को स्ट्रेस में डालना या ज़हनी दबाव में डालना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें जो कि आपके कंट्रोल में ही नहीं हैं तो उस पर हम क्यों परेशान होते हैं। यानी वो तमाम फैक्टर्स जो कि आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, उसके हवाले से ज़हनी दबाव इख्तियार कर लेना, ये किसी भी हवाले से कोई मस्बत चीज़ नहीं है। वो तमाम फैक्टर्स जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, और प्लस खुशियों को कंडीशन ना करना या खुशियों को मशरूत ना करना, ये बहुत ही अहम सबक है जो हमें दोस्तोवस्की की नावल क्राइम एंड पनिशमेंट से मिलता है। एक और सबक जो हमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसी नावल से मिलता है वो है मोरल करप्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, यानी इखलाकी करप्शन और फिर उसके जो नताइज हैं। और ये पूरा नावल जो है, ये तो इसका हम कह सकते हैं कि इसका मेन थीम है। इसका जो करैक्टर है वो इसी तरह एक इखलाकी जुर्म का मुर्तकिब होता है, कत्ल करता है, और उसके बाद ये उसी की साइकोलॉजी को डिस्कस करता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत नावल है कि कैसे मॉरल करप्शन जो है वो आपके अंदर एक अदम इत्मीनान पैदा करती है, और जैसे ही आप डेविएट होते हैं उन मॉरल वैल्यूज़ से तो आपके अंदर एक अदम इत्मीनान पैदा होता है। और वो जो अदम इत्मीनान है वो ये समझते हैं दोस्तोवस्की कि यही आपकी प्रिजन है, यही आपकी जेल है, यही आपकी पनिशमेंट है। और एक्चुअली यही पनिशमेंट है। फिज़िकली हो सकता है कि आपको जेल हो जाए, बट एक्चुअली पनिशमेंट ये है। और ये उस वक्त तक, जब तक कि आप इसको तस्लीम नहीं करते कि मैंने ये, और इकरार नहीं करते कि ये मैंने, मुझसे ये गलती सरजद हुई है, उस वक्त तक ये जो अदम इत्मीनान की कैफियत है ये बुनियादी तौर पे आपकी सज़ा है। सो दैट कि रस्कलेनिकोव जो कि मेन करैक्टर है क्राइम एंड पनिशमेंट का, तो उसकी जो शख्सियत की तब्दीली है, यानी वो जो शुरू में शख्सियत थी और उसके बाद नावल के आखिर में जो शख्सियत थी, वो बहुत बड़ी तब्दीली है और वो मस्बत तब्दीली है। लेकिन वो मस्बत तब्दीली तब होती है गो कि उसको साइबेरिया में कैद किया जाता है, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह पे, तब भी उसकी शख्सियत वापस नहीं आती, यानी वो खूबसूरत नहीं बनती अनटिल कि वो तस्लीम नहीं करता अपने अंदर से कि ये मैंने गलती की है। सो मॉरल करप्शन और उसके नताइज के हवाले से दोस्तों इसकी काफ़ी हसास हैं इस हवाले से, और वो समझते हैं कि आपको उनके साथ सिंक होकर चलना पड़ता है, और अगर वो सिंक्रोनाइजेशन न रहे तो वो अदम इत्मीनान आपके अंदर पैदा होता है। और इसी फ़िलासफ़ी के साथ एक्चुअली पीस ऑफ माइंड की फ़िलासफ़ी जुड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों इसकी ये समझते हैं कि जो पीस ऑफ माइंड है, जो ज़हनी सुकून है, वो उन मॉरल वैल्यूज़ के साथ, वो मॉरल वैल्यूज़ किसी भी सरजमीन की कोई कुछ भी हो सकती हैं, बट स्टैंडर्ड जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि आपने सच बोलना है और आपने डिसऑनेस्टी नहीं करनी है और वगैरह वगैरह, तो ये जितनी भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, अगर आप इसके साथ सिंक होकर चल रहे हैं, इनके मुताबिक चल रहे हैं, तो पीस ऑफ माइंड इसके साथ मशरूत कर देते हैं दोस्तों इसकी। और इसी वजह से वो समझते हैं कि इस तरह का जो शख्स होता है वो बदतरीन बहरान में भी, जिनको आप इंतहाई ज़हनी सुकून की एक हालत में देखेंगे, लेकिन जब आप डेविएट करते हैं तो फिर पनिशमेंट होती ही होती है। चाहे दूसरा, यानी चाहे मुआशरा आपके उस जुर्म को या गलती को डिस्कवर ना भी कर पाए और आपको फ़िज़िकल यानी कोई जेल वगैरह जैसी सज़ा ना भी हो, तो भी आप उस सज़ा के मरहले से गुज़रते हैं। सो क्राइम एंड पनिशमेंट के हवाले से आप देख रहे हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म की जो सबक हैं
वो हमें हासिल होते हैं और ये बड़े यूनिवर्सल किस्म के सबक हैं। साइकोलॉजी के बहुत सारे लॉज जो हैं, साइकोलॉजी के बहुत सारी थ्योरीज जो हैं वो उनका मंबा, उनका सोर्स जो है वो क्राइम एंड पनिशमेंट है। तो ये इतना बड़ा नावल है, ये नावल जो है वो ज़रूर पढ़िएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं अब तक के या आज के सबसे अहम मौजू की। और हम जब भी सियासत पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, मुझे हमेशा ये ख्याल होता है कि इस मौजू पे सबसे ज़्यादा बात होनी चाहिए जिस पे हम शायद इतनी बात नहीं करते हैं। साल 2023-24 का बजट कैसा होगा हर कोई मुंतज़िर है, मगर एक्सप्रेस न्यूज़ के जो सीनियर साफ़ी और माहिर मईशत हैं शहबाज राना साहब, उनको कुछ आम अदाद शुमार मिले। उनके मुताबिक आइंदा जो माली साल है इसके बजट का जो हजम है वो तकरीबन 14,600 अरब, जबकि बजट खसारा 7,800 अरब रुपए हो सकता है। जबकि जो वफाकी खजारा है रवा माली साल का, इसके मुतय्यना खसारे की हदफ से तकरीबन 3/4 ज़्यादा होगा, जो कि बड़ा ही अलार्मिंग है। अगले माली साल के लिए जो बजट है वफाकी बजट 2023-24, इसका बजट खजारा अखराजात और आमदनी के दरमियान जो फ़र्क है मजमूई मुल्की पैदावार की तकरीबन 7.4% इसको एस्टिमेट किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जो वफाकी बजट है वो 64% अखराजात उसके दिफा और सूद की मद में खर्च होंगे। तो इसमें डेवलपमेंट फिर कहाँ से आएगी और आवाम के लिए क्या होगा, 240 मिलियन लोगों के लिए क्या होगा, दैट इज़ अ क्वेश्चन। जी, ज़राए के मुताबिक वजारत ख़जाना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की तजवीज़ दे दी है, लेकिन इसहाक डार साहब ने फैसला जो है इसके लिए मामला वफाकी काबीना के लिए मौखर कर दिया है। दूसरी जानिब जी इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान जो फ़र्क है डॉलर की कीमत में, वो बहुत बड़ा फ़र्क है, जो कि कहा जा रहा है कि तकरीबन 18 रुपये तक का फ़र्क है। इंटर बैंक में डॉलर जो है 287 रुपीज़ का है, जबकि ओपन मार्केट में 307 रुपीज़ तक फ़रोख्त हो रहा है, जिसे हुकूमत अभी तक रोक नहीं पा रही। इससे इम्पैक्ट ये आ रहा है कि रुपए की जो मजीद गिरावट हो रही है। और IMF का जो मुआहदा है आपको पता है वो ताहाल नहीं हो पाया। और क्या मौजूदा बजट जो है IMF प्रोग्राम के बगैर ही होगा, और IMF के साथ अगर मुआहदा होने की सूरत में बजट कैसा होगा, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ साबिक मुशीर खजाना वजारत खजाना हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मईशत के एक्सपर्ट हैं, ऑथर भी हैं, मईशत के ऊपर निगाह भी रखते हैं और लिखते भी हैं। उनसे ज़रा हम इसी पे राय लेते हैं कि जब 2023-24 का बजट करीब आ रहा है, हमारी मुश्किलात अपनी जगह पे हैं, बल्कि जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो उसको एक मजीद हवा दे रही है। तो इस सूरत हाल में बजट कैसा हो सकता है, व्हाट आर द ऑप्शंस एंड चैलेंजेस क्या क्या है। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह खैर आपको, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो रिसेंटली आई वाज जस्ट रीडिंग वन ऑफ योर आर्टिकल्स जिसमें आपने कहा कि हमें एक क्लियर पिक्चर लेना होगी, हमें किसी वेग पिक्चर की जानिब नहीं जाना है टू मेक स्टेबल डिसीजंस। अगर हम किसी वेग पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए फैसले करेंगे तो हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग हमें वो तस्वीर अच्छी लगे, लेकिन मुस्तकबिल में हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ते चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा उन लोगों के लिए जो इसको नहीं पढ़ सके। व्हाट एक्चुअली यू ट्राइंग टू से? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन एक्सप्रेसो। सो एक तो ये देखिए कि ये एक ऑर्डिनरी बजट नहीं हो सकता। IMF और नॉट IMF, वेदर आप उनसे डिस्कस करें या ना करें, आपको एक ऐसा बजट देना है जिसमें आपको रियलाइज करना है कि आपका जो एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द बजट है वो इतनी बढ़ गई है कि आप अगर उसको ठीक नहीं करेंगे या एटलीस्ट ठीक करने की तरफ जाएंगे नहीं तो ये बात बनेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ सूद की मद में देखिए, आज से 2-3 साल पहले आप लोग हैरान हो जाएंगे, हम 1500 अरब रुपया देते थे मार्कअप की मद में। इस साल हम 52 से 5500 अरब रुपया देंगे। अगले साल हम 7000 से 7500 अरब रुपया देंगे। अब आप मुझे बताइए, 1500 से लेके 7000 अरब अगर हमने इसमें दे देना है तो हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड? तो आपको अपनी कोई डेट रीप्रोफाइलिंग या आपको अपनी, जिस तरह मैंने लिखा है कि आपको ट्रेजरी सिंगल अकाउंट, ताकि आप पब्लिक फाइनेंसेस को बेहतर कर सके, अगर आप ये सारा काम नहीं करेंगे और 7-7,500 सूद में दे देंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम होने की उम्मीद नहीं है, तो बाकी खर्चे कैसे चलेंगे? इसी तरह आपकी सब्सिडीज हैं, आपकी सब्सिडीज अनटारगेटेड है। आप आज भी इंडस्ट्री को, फर्टिलाइजर को, बिजली की मद में अनटारगेटेड सब्सिडीज दे रहे हैं। अगर आप इनको सबको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बिस्प कहें, एहसास कहें, में नहीं लाएंगे तो ये बढ़ती जाएंगी। पेंशन्स आज से 6 साल पहले 250 अरब रुपया थी पूरे हमारे वफाक के स्ट्रक्चर की। इस साल वो 550 से 600 अरब है। आप अगर इसके बढ़ने को नहीं रोकेंगे तो ये अगले 700, 800, 1000 अरब पे चली जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? यू विल रन आउट ऑफ मनी। ये सीरियस नंबर्स हैं। SOEs के लॉसेस जो हैं वो कहीं
400 से 500 अरब के हैं। अगर आप उस पर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देंगे कि हम इनको बेच रहे हैं, पीआईए 90 अरब रुपए के करीब नुकसान कर रही है 2022 में। आप पूरे मुल्क के गरीबों को 300 साढ़े 300 अरब रुपया देते हैं। बी वेरी सीरियस, दीज इश्यूज आर एक्सट्रीमली सीरियस। बट अब एक और नई चीज हुई है, ये इतने बढ़ गए हैं कि अगर इनकी सर्जरी नहीं करेंगे बजट में, मैंने कल एक ट्वीट किया, मैंने कहा आप आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज को तो बहुत बात करते हैं, आप ये बताइए कि आपने अपने ऊपर ये कंडीशनैलिटी लगाई कि हम एसओईज के लॉसेस नहीं होने देंगे, हम बिजली के लॉसेस नहीं होने देंगे। ये वो चंद चीजें हैं। अभी टैक्सेशन स्ट्रक्चर को तो अगर आप छोड़ ही दीजिए, मैं सिर्फ आपके उस रिफॉर्म की बात कर रहा हूं जो आपका स्पेंडिंग रिफॉर्म है। अगर आपके घर में किसी तरह, जिस तरह आज इन्फ्लेशन है, मैंने हर दफा कहा है अपनी स्पेंडिंग को पहले कर्टेल कीजिए, फिर इनकम बढ़ाने पे जाइए। इसी तरह आपका डेवलपमेंट बजट है, आप हैरान होंगे हमारी डेवलपमेंट साइड पे, और आपने जिनका जिक्र किया शहबाज का, आई थिंक आज भी अभी उन्होंने मुझे भेजा है अपना आर्टिकल स्पेंडिंग साइड पे, 700 अरब आप खर्च करेंगे डेवलपमेंट स्पेंडिंग में, 700 अरब। आपके प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं वो 10 से 12 हजार अरब के हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या या तो उन प्रोजेक्ट्स को क्लीन अप करें, उनको खत्म करें, ताकि आने वाले वक्तों में आपके पास उतना ही एक्सपेंडिचर हो जितना आपकी स्पेंडिंग की नीड्स हैं, जितनी आपकी डेवलपमेंट की नीड्स हैं। दीज आर द सीरियस इश्यूज दैट यू हैव टू सॉर्ट आउट। अगर हम इनको सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो ये मसाइल हल होंगे नहीं। एट ऑर्डिनरी बजट विल हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। ट्रैजेक्टरी को ठीक करना बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर खाकान, अभी ये जो सारे फैक्टर्स और नंबर्स आप बता रहे हैं, दो दे आर वेरी अलार्मिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी बजट आता है उससे पहले, इस बार तो आपने खुद भी कहा डिफरेंट बजट होने वाला है, क्योंकि अभी जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है। हर बजट से पहले इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत का जो फोकस है या प्रायोरिटी है वो इन सारी चीज़ों पे नहीं है। हम शॉर्ट टर्म प्लान या शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ जाते हैं और उसका नुकसान हमें लॉन्गर रन में होता है। और ये एक साल की बात नहीं है, सालों साल से मामला चलता रहे, तभी आकर अभी हम इतनी वर्स्ट सिचुएशन में हैं। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसका जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, आपको लगता है कि हुकूमत इस फेज में है या इस सिचुएशन में है कि वो कर पाएगी इसको बेहतर अंदाज में? उर्मिला, ये आप सही कह रही हैं। हम अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो फायर फाइटिंग में गुजार देते हैं। इससे मतलब है कि आज किसी को पैसे देने हैं, आज किसी को सप्लीमेंट्री ग्रांट करनी है, आज पीएसओ को किसी तरह बेल आउट करना है। वी आर अनएबल टू थिंक कि आज से 2 या 5 साल बाद ये जो चीज आज खराब हुई है, इसकी रिपेयर का आज क्या एक्शन लेना है। और बजट में, और चूंकि जो डॉन का मेरा आर्टिकल है उसका तो टाइटल ही है कि बजट नीड्स अ सीरियस रिपेयर। अगर आप रिपेयर नहीं करेंगे इन चीजों को, तो जो आज से आने वाले हमारे 2, 5, 8 साल के बच्चे हैं, जो हमारी अगली जनरेशन है, उन पे ये बोझ बढ़ता चला जाएगा। मतलब हम एक बड़ी आसान सी मिसाल दिया करते हैं, आपको याद होगा, सब हुकूमतें देती हैं कि एक हुकूमत आई तो 6000 अरब का डेट था, फिर वो बढ़ के 24,000 हो गया, अब वो गए तो 45,000 हो गया। सो ये बढ़ता चला जा रहा है। क्या हमने कोई ऐसी चीज की कि हम इस बजट के खसारे को कम करें ताकि हमारे डेट का बढ़ना कम हो? अब जो इलेक्टोरल साइकिल है अरमिला, अनफॉर्चुनेटली हमें इस वक्त मौका ही नहीं दे रहा कि हम मीडियम टर्म अपने इन मसाइल को फंडामेंटली हल करें। अभी तो यह है कि 3 महीने की रिलीफ क्या हो कि लोगों को महसूस हो कि इलेक्टोरल साइकिल में जाते हुए करंट गवर्नमेंट जो है उसने कुछ काम उनके लिए किया। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट साइकी, यू नो, आई मीन यू एंड आई, इफ वी आर गोइंग इनटू इलेक्शन इन अक्टूबर और सम टाइम, लेट्स से मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक रह के ये गुफ्तगू कर रहा हूं, तो आई वुड आल्सो से कि मेरा बजट जो है वो इमीडिएटली क्या 10-15% तनख्वाह बढ़ा सकता है, क्या वेज इंक्रीज कर सकता है, क्या कोई इलेक्ट्रिसिटी की मद को बढ़ने से रोक सकता है। यू नो, यू थिंक अबाउट द इमीडिएट थिंग्स, बट ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है नहीं है। और इससे ये 2-3 माह तो गुजर जाएंगे, बट किसी को आके इन मसाइल की सर्जरी करनी पड़ेगी। अब मैं इसलिए आईएमएफ की इस वक्त डिस्कशन नहीं कर रहा, बिकॉज देन सारी डिस्कशन स्क्यू हो जाती है कि आईएमएफ आएगी, कोई पैसे दे देगी, ये वक्त गुजर जाएगा।
आज चूंकि आपने अच्छा किया कि बजट से टॉपिक को शुरू किया, तो क्या हम बजट के ये जो चैलेंजेस अभी मैं और आप भी समझ सकते हैं ना कि ये सब्सिडीज जनरल नहीं होनी चाहिए। मैं और आप समझ सकते हैं ना कि अगर मुझे 10-12 हजार के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके लिए हमें एक खतीर रकम रखनी है। ये कल जो गवर्नमेंट ने बात की, ये सही बात की, बट देन व्हाट टू डू अबाउट इट? सो यू नो दीज आर द रियल इश्यूज। अच्छा, एक तो हमने पिछले टाइम के अंदर खास तौर पे जो इमरान खान साहब का वो जो एक तो एमनेस्टीज की मुझे समझ नहीं आती, दुनिया भर में पता नहीं हम ये टर्म्स कहां से निकाल के ले आते हैं कि दुनिया भर में मुझे नहीं लगता कहीं पे एक ऐसा मुल्क जहां पे पहले ही लोग इतने कम टैक्स होते हैं वहां पे एमनेस्टीज उठा के ले आते हैं और फिर वो पैसा लगता भी उसी सेक्टर के अंदर, जिसमें पैसा अंदर ही गोल गोल घूमता रहता है। हमारा पैसा, हमारी जमीन हमें नहीं खरीदी, हमें नहीं बेची, एक सर्टन तबका जो है वो शायद उसमें से कुछ मनी लॉन्डर करके उसमें से मशहूर ठीक हो जाता हो, लेकिन सर्टनली इकोनॉमी को उसका कोई फायदा नहीं होता। एक तो इसको किस हद तक लगाम डालने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल है, चूंकि जो माफियाज इसके अंदर इन्वॉल्व है वही माफियाज तो बैठकर तजावीज दे रहे होते हैं बजट बनाने की, बट हाउ इज इट पॉसिबल टू डू इट? आई थिंक दिस इज द फंडामेंटल थिंग टू बी फिक्स्ड, आई बिलीव डॉक्टर साहब। 100%। अगर आप अनप्रोडक्टिव एरियाज में एमनेस्टी देंगे, फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट को आप एमनेस्टी देंगे, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है आप इंसेंटिवाइज करें कि वो रियल एस्टेट में जाए? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए कि रियल एस्टेट से ये कहना कि बिल्कुल कुछ सेक्टर चलते हैं बट वो हमारी एक्सपोर्ट का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि वो हमारी इंपोर्ट को बढ़ा रहे होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने सबसे आसान रखा कि आप एमनेस्टी या इवन नो योर कस्टमर किए बगैर, ये मैं मिसाल देता हूं कि अगर मेरे वालिद साहब को मैं इस वक्त, वो ही इज अ नोन कार्डियोलॉजिस्ट, ही इज अ डॉक्टर, अगर मैं उनका बैंक अकाउंट खोलने जाऊं तो वो एक 25,000 चीजें मांग लेंगे उनसे और वो भी थक के मुझे कहेंगे कि यार आई मीन दीज आर टू मेनी थिंग्स, मैं ये कहां से लाऊं? या वो अगर स्टॉक मार्केट का अकाउंट खोलने जाएं, बट लेट्स से कि मैं उनको कहूं कि वो किसी हाउसिंग स्कीम में जाके 2 करोड़ रुपए का या 5 करोड़ का प्लॉट खरीदें, इट विल बी सो मच ईजियर। सो बिल्कुल सही बात है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर तब्दील करना है फ्रॉम अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स लाइक रियल एस्टेट to productive investments like manufacturing, like retail, like trade, like wholesale work, like agriculture. ये आपकी बात, इससे ज्यादा कोई करेक्ट इंसेंटिवाइजेशन नहीं हो सकती। 5 साल बाद हमने ये कहा हुआ जो मर्जी कमाया हो रियल एस्टेट में इन टर्म्स ऑफ गेन, 1 करोड़ का प्लॉट 2 करोड़ पे बेचाओ, हम आपसे कैपिटल गेन्स नहीं लेंगे। ये बात दुरुस्त नहीं है। हमें आपकी उस इनकम को टैक्स करना चाहिए। इससे मैं बजाय पैसे कहां रखूंगा? मैं पैसे रखूंगा स्टॉक मार्केट में, मैं पैसे रखूंगा किसी नई इन्वेस्टमेंट में जिसमें आप बेटिंग इज नॉट बैड। ये लोग समझते हैं कि जी ये बेटिंग इज बैड, या आप जो जाकर पैसे लगाते हैं कि ये चीज बढ़े, पर मैं बेट इस चीज पे करूं कि कल एक्सप्रेस चैनल जो है वो बहुत अच्छा चैनल बने, वो दुबई में भी अपनी ब्रांच खोले, वो लंदन में भी अपनी ब्रांच खोले, वहां से एड्स लेके रेवेन्यू पाकिस्तान लाए। This will be my right bet. बट बेटिंग के एक प्लॉट में खरीदूं और वो 1 से 2 करोड़ का हो जाए, क्योंकि उसके और वो उल्टा बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जो कि शायद हम अगर सर्विसेज इंडस्ट्री से निकल के इनोवेशन की जानिब जाने वाले हों, जो जाने वाले थे समाओ, लेकिन फिर हमारी सारी तवज्जो अर्ली मुशर्रफ टाइम्स के अंदर प्रॉपर्टीज की जानिब चली गई और फिर शायद उन लोगों के बेचारों के भी जो इंटरेस्ट थे वो उधर डाइवर्ट हो गए और फिर हमारे लोग इनोवेशन की जानिब जा ही नहीं पाए। अब कोई इनोवेटिव होता भी है तो उसको लगता है कि उसे इंग्लैंड जाना चाहिए, दुबई जाना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता उठाया कि ये जो हमारे व्हाइट एलिफेंट्स हैं जो हमारे इतने पैसे खा रहे हैं, वो पैसे अगर हमारे अवाम पे लगे तो उससे शायद बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। हुकूमतें चाह के भी नहीं कर पाती। मैं बार बार मिसाल इसलिए देता हूं कि जब निचकारी के वजीर जुबैर उमर साहब थे उस वक्त ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट और हुकूमत ने काफ़ी हद तक जो वैल्यूएशन है और ये सारे प्रोसीजर्स कर लिए थे कि अब हम कुछ इदारों को हम बेच देंगे आगे या उनके कुछ हिस्से बेच देंगे। लेकिन अब तो हुकूमत की अपनी हालत इतनी पतली है, इस सर्टेन टाइम पीरियड के ऊपर अगर हुकूमत इसके लिए जाती है, डोंट यू थिंक कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, ना वो वैल्यू मिलनी है और इदारे भी हाथ से चले जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं ये किया जा सकता है, विल चाहिए इसके लिए? So, आपने सही बात की। जब जुबैर साहब का आपने जिक्र किया तो आई वाज एट द फाइनेंस मिनिस्ट्री और मैं बड़ा क्लोज काम उनके साथ करता था टू सपोर्ट द प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस। हुआ ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का एक तो ये है कि हमें कंसेंसस बनाना चाहिए इस चीज पे। ये 212 अदारे हैं
आप यकीन करें कि ये सरकार अगर चला सकती तो आज एविएशन में पीआईए, चाहे वो एनर्जी कंपनीज हो, चाहे वो रेलवे हो, वो खसारे ना कर रही होती। इसको एक तो कंसेंसस बिल्ड करें, और इस पे तो मैं समझता हूं कि बारहा सेमिनार्स करके लोगों को बताना चाहिए कि आपको सर्विस इसलिए नहीं अच्छी मिलती बिकॉज हम इसको सरकार में रखे हुए हैं, आपको सर्विस महंगी इसलिए मिलती है कि हम सरकार में रखे हुए हैं, आप इसको जाकर कनेक्शन लेने में इसलिए आपको रिश्वत देनी पड़ती है बिकॉज हम सरकार में रखे हुए हैं और कंपटीशन नहीं है। जब मेरा कंपटीशन नहीं होगा तो आपसे मैं या रिश्वत लूंगा या आपसे मिन्नतें कराऊंगा। यू नो, दिस इज द साइकी दैट हैज टू चेंज। टेलीकॉम में चेंज हो गई है, अब इसको करने के लिए कंसेंसस बिल्ड करें। नंबर 2, एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करें इस चीज का। और नंबर 3, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है उसको रीवैम्प करें। आप अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये काम करने हैं, आप उसको एक वीक प्राइवेटाइजेशन कमीशन से नहीं कर सकते। और नंबर 4, बहुत ही एहतराम के साथ लोग मेरे जैसे, और मैं ये कहता हूं, घबराएंगे जाके प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने से, इसलिए कि जितने भी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेसेस हुए हैं वो उसके बाद उसकी इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है कि पीपल हु आर टैलेंट and who know how to do this, and many of them are sitting abroad like us, will find it challenging to, you know, leave those kinds of things, even public service करने के लिए। So ये सारे प्रोसेस को रीथिंक करें, इसका बहुत नुकसान लॉसेस में, इनएफिशिएंसी में और आपको सर्विस डिलीवरी में हो रहा है, जिसके लिए आप सिर्फ इसको पैसों के नुकसान में ना नापिए, आप इस चीज में नापिए कि लोगों तक वो सर्विस टेलीकॉम की कितनी बेहतर है और कितनी वीक है। दैट इज अ प्राइम एग्जांपल। और चाहते तो आप इन द एंड यही है ना कि सर्विस डिलीवरी लोगों को बेहतर हो। अगर आप इस तरह नापेंगे चीजों को तो आप कन्विंस होंगे कि ये काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर खाकान, बहुत बेहतरीन अंदाज में आप जिस तरह से बता रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम डॉलर के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे और रुपए की जो गिरावट है इसको भी डिस्कस करेंगे। जो इंटर बैंक है और ओपन मार्केट है, इसमें जो डॉलर की कीमत में फ़र्क है, हम 18 रुपीज़ के करीब बता रहे हैं। सो हाउ डू यू सी, हुकूमत को इस पर कितना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इसको कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे रुपये गिरावट का शिकार हो रहा है हमारी ओवरऑल उसका इम्पैक्ट भी आ रहा है। सो हाउ डू यू सी दैट? अरबिला, मैंने हर दफा आपके प्रोग्राम में एक ही बात की है कि एक इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। जो मुल्क माली खसारा या जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज कहते हैं, यानी कि जो इनफ्लोज कम थे, डॉलर के आउटफ्लोज ज्यादा थे तो हम एक तकलीफ में आ गए, उसमें आता है तो जो लिक्विडिटी क्रंच है उसको IMF सॉल्व करता है। सो एक तो 3 नवंबर से आज यहाँ खड़े हैं, IMF नहीं हुआ, इसलिए इनफ्लोज कमजोर हैं। जब तक इनफ्लोज नहीं बढ़ेंगे इन द शॉर्ट रन हम इस मसले से नहीं निकल सकते। और वो इनफ्लोज मल्टीलैटरल्स यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, फ्रेंडली कंट्रीज, कमर्शियल। कमर्शियल से मतलब है कि दुबई के बैंक, चाइना के बैंक, इवन यू नो कई हमें यूरोपियन बैंक सपोर्ट करते हैं, ये सब रुके हुए हैं। अब अरमिला, मैं आपको एक ऐसी मिसाल देने लगा हूं कि यू विल रियली बी कन्विंस्ड कि ये सही बात है। 20 मार्च को श्रीलंका का प्रोग्राम IMF का अप्रूव किया IMF ने, ठीक, कंट्री डिफॉल्ट कर गई थी। फरवरी में उनका जो श्रीलंकन रुपया था वो $1 के एवज 360 रुपए का था, ठीक। उसके बाद जब प्रोग्राम अप्रूव होता है तो वो 340 के करीब आता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो 305 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यही चीज पाकिस्तान के साथ होती अगर पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में होता तो रुपए की स्ट्रेंथ बेहतर होती। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप ये क्योंकि बहुत वसी मौजूआत है, इसमें इतने कम वक्त में मुकम्मल तौर पे बात करके नहीं, लेकिन जो पॉसिबल हो सका इंशाल्लाह हम बजट के साथ साथ और नशिस्तें भी करेंगे। आपका वक्त हमें चाहिए होगा। आप डॉक्टर खाकान नजीब को सुन रहे थे। बजट कैसा होना चाहिए, बजट में कौन से फैसले हैं जो कि क्लियरली लेने की जरूरत है, जो कम से कम हमारी डायरेक्शन को कुछ हद तक ठीक कर दे। रिजल्ट्स तो बात की बात है, इस पर हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको लेकर चलते हैं लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन के ऊपर अपने सेगमेंट तड़के तड़के में। कहा जाता है कि 400 से ज़ायद कुली यहाँ पे काम करते हैं। उनकी लाइफ क्या है और इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको दिखाते हैं तड़के तड़के।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर भट्ट और मैं तड़के तड़के आया हूं लाहौर के रेलवे स्टेशन। लाहौर के रेलवे स्टेशन में इस वक्त 300 से लेकर 400 के दरमियान में कुली काम करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कोई सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल फैसिलिटी या कोई रेजिडेंशियल अरेंजमेंट नाम की चीज़ प्रॉपर मौजूद नहीं है। लोगों का बोझ उठाने वाले कुली खुद किस किस बोझ तले दब कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज के तड़के तड़के में हम इसी बात का जायज़ा लेंगे, मेरे साथ रहिएगा। एक रफली आइडिया के एतबार से एक कुली दिन रात सुबह शाम काम करके सर्दी गर्मी खिज़ां बहार सर गाड़ी पाँव पहिया करने के बाद औसतन बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा महीने के 30,000 रुपये कमा पाता है। और इस 30,000 में उसे अपने बच्चों की स्कूलिंग, गो के सरकारी स्कूल की मुफ्त सहूलत होने के बावजूद उसे यूनिफॉर्म और उस बच्चे को स्कूल लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ती है, जो कि वो इस 30,000 की वजह से अफोर्ड नहीं कर पाता। 25-30 हज़ार कमा लेते हैं जी। फैमिली कितनी है आपकी? फैमिली तकरीबन है हमारी 8 अफराद हैं। 8 अफराद का 25-30 हज़ार में कैसे गुजारा कर देते हैं? बस क्या करें हम। एक कुली को सरकार की तरफ से कोई सहूलियत मिलती हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। आपकी नौकरी सरकारी नहीं होती? नहीं नहीं। आपका ताल्लुक किसके साथ है? ठेकेदारों के साथ। ठेकेदार की कोई परसेंटेज होती होगी? 30% देना पड़ता है हमें। कितना परसेंट देना? 30%। जी, ये बिल्ली ठेले से बाहर आ गई है। कुलियों की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जितना कमाते हैं उसमें से 30% उन्हें उस ठेकेदार को देना होता है जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। मैं आप लोगों को एक ठेकेदार हायर करता है, आपके आमदन में से उसकी भी एक जी वो रेलवे से उसने ठेका लिया हुआ, तो उसके बाद वो नंबर एक लागू करता है, फिर वो नंबर आदमी काम कर सकता है इधर। वो कितने साल के लिए आपका एग्रीमेंट होता है? वो ठेकेदार का एग्रीमेंट होता है, हमारा नहीं एग्रीमेंट होता। आपका ठेकेदार से कोई एग्रीमेंट नहीं है? हमारा ठेकेदार से एग्रीमेंट है, जितनी मजदूरी कमाते हैं उससे 30% उसको देना पड़ता है ठेकेदार को। कितने? 20% वो हुकूमत को देते, 10% उसको पाते। हमारा कुछ एग्रीमेंट नहीं होता। जितनी देर हम अपनी ईमानदारी से उसकी पेमेंट के देते रहेंगे उतनी देर वो काम करते रहेंगे। जितना हम उसको गलत बताएंगे या हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, उसी दिन वो हमारा नंबर उतारेगा गवर्नमेंट जो हमें दिया हुआ है, तो हम फारिग हैं। आपने लोगों को सोने के लिए लड़ने देखा होगा, ये लगता है पुलिस सवारियों के लिए लड़ रहे हैं जी। किस गल की लड़ाई चल रही है? साडी प्यार दी लड़ाई चल रही है। अच्छा, ये प्यार की लड़ाई है। तुसी भी प्यार नाल ही लड़ रहे हो? प्यार नहीं। एक दफा होर लड़ के दिखाओ यार, असि प्यार की लड़ाई देखी नहीं कभी। फड़ो जी, देखें जी, ये प्यार की लड़ाई हो रही है कुलियों में। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ? सानू जी 15-16 साल हो गए तकरीबन। आप अपने काम से खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे? बस जी अल्लाह का शुक्र है, किसी हाल च भी अंदर अल्लाह का पाक दा शुक्र है। कितना का महीने का बन जाता है? और महीने का कोई नहीं बनता सारा, बस रोटी टुक्कर अल्लाह पाक दे रहा। बस रोटी टुक्कर पे गुजारा कर रहे हैं। बस बाल बच्चा कितना खैर से? अल्लाह पाक दा शुक्र है जी, 4-5 बच्चे है ने, बीवी हैगी, माँ बाप है, भैन भाई है। माशाल्लाह जी, इनकी माशाल्लाह 4-5 बीवियाँ, एक आधा बच्चा, नहीं सॉरी 4-5 बच्चे हैं, एक आधी बीवी भी है। वेरी गुड हो गया। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते हुए? 37 साल हो गए तो काम करते। 37 सालों में कभी आप बीमार हुए या कभी आपको छुट्टी जब मांगनी पड़ी? सर मैं ये बताऊं कि ये भाई झूठ वाली बात नहीं है। मैं तो सिर्फ बीमार हुआ हूँ अस्पताल में, 1 महीना अस्पताल में, 7 महीने मजी के ऊपर। ये 6ठा साल है। मेरे साथ क्वार्टर में जाके देख लें, डेली 100-200 की दवाई मिल जाए, तो आपने मतलब ज़ाती खाने पीने के खर्चे के अलावा 100-200 की ऐसी दवाई भी होती है जो 300-400 रुपए की भी लेनी पड़ती है। ये डेली को खुराक जो लेता हूँ, घोड़े का दर्द है, सर का मसला है, दवाई लेता हूँ तो अब दिन को मजदूरी करता हूँ। रेलवे के 2 वजीर देखे होंगे, शेर रशीद बने जो मशहूर लोगों में, ख्वाजा साद रफीक बने। आपने दोनों में बेहतर किसको देखा? ख्वाजा साहब रफीक साहब जो है रेलवे वजीर, बड़े अच्छे गुजरे हैं जी। गुजरे नहीं है, माशाल्लाह हयात है। हयात है, वही क्या। हाँ जी, मेरा सर गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट हमारा कुछ सोचे। ये 10-20 हज़ार, 5 हज़ार, 2 हज़ार देने से कुछ नहीं होता मज़दूर का। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में पैदा हुए।
हमारा जो ठेकेदार है वो बेसिकली बहुत अच्छा आदमी है। ठेकेदार हमसे तामन करता है, लेकिन ठेका जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, गवर्नमेंट हमें दे कुछ नहीं रही है, गवर्नमेंट हमसे ले रही है। हम सुबह से शाम से तक मजदूरी करते हैं सर पे सामान उठा के, लेकिन उसमें से हमें बचता कुछ नहीं है, गवर्नमेंट लेती है हमारे से। जितने भी मतलब है बाहर के मुल्क हैं, अभी हमारे पड़ोस का मुल्क है इंडिया, वहाँ से लोग हमें बताते हैं वहाँ पे कुल्ली जो है वो सरकारी कुल्ली है। इनका मानना है कि ठेकेदारी सिस्टम एक इजाफी काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कुलियों और गवर्नमेंट के दरमियान में ठेकेदार की जो गेटवे लॉक या हुकअप है या जो ब्रिज है उसको ख़त्म करके कुलियों के साथ डायरेक्ट मामला करे। तो बात वहीं पर आ जाती है कि पाकिस्तान एक ऐसा अनोखा मुल्क है कि जिसमें बहुत ज़्यादा गरीब बंदा भी अमीर है, और अमीर तो बहरहाल अमीर है ही। ज़्यादती किसके साथ हो रही है? ज़्यादती उसके साथ हो रही है जो मिडिल क्लास में ज़िंदगी गुजार रहा है, जो ख़ानदान, कुंबे और कबीले के दरमियान रहकर इज़्ज़त से और शान से रोटी कमाना चाहता है, जो कि वो नहीं कमा पा रहा। तो ये था आज का तड़के तड़के कुली स्पेशल, जिसमें हमने कुलियों की ज़िंदगी में पेश आने वाले वाक़यात और उनके हालात का जायज़ा लेने की कोशिश की। ज़रूरत इस बात की है कि इनके हालात की तरफ हुक्मरान भी तवज्जो की निगाह से देखें और कुलियों की ज़िंदगी को अपग्रेड करने के लिए अमली इक़दाम करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, और आखिरी हिस्से में उम्मीद तौर पे हम कुछ लाइट सी स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम मौसम की बात करेंगे, मौसम कैसा है, कैसा होने जा रहा है, और जिन इम्कानात का जिक्र हम 2 दिन पहले कर रहे थे किस हद तक वो मुमकिनात में है कि हो पाएंगे। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद और नॉर्दर्न पाकिस्तान के हवाले से खबरें आ रही है कि यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा वस्ती पंजाब, सिंध के इलाके मजीद क्या वहाँ पर शुनेद है, इस बारे में बात करेंगे। सो ऑल द वे लाइव सरदार सरफराज साहब से हम मेट ऑफिस से इसी हवाले से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन ज़रा हमें बताइएगा, क्या सूरत हाल है? बारिश के इम्कानात के हवाले से भी बात की जा रही थी। जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, जो मगरबी हवाओं का एक सिलसिला दाखिल हुआ था, कुछ इलाकों में कल बारिश हुई है, पंजाब के भी और सिंध में भी हल्की फुल्की हुई है, शुमाली सिंध में आंधी वांधी चली है। इसी तरह से केपी के बेशतर इलाकों में बारिश हुई है, कहीं पर हल्की कहीं पर दरमियानी। तो ये सिलसिला ये जो पहले 2 से 3 दिन तक चलेगा एटलीस्ट। आज 24 है तो 24-25 और कहीं कहीं तो 26 को भी। और आपके लाहौर, फैसलाबाद और उससे जो नीचे का इलाका है साउथ पंजाब, इन एरियाज़ में भी बारिश मुतवक्के है अगले आज भी शाम को और अगले 2 दिनों में भी वक्फे से। और ये फिर शुमाली इलाकों में तो इस्लामाबाद से जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ तो गैप्स के साथ 3-4 दिन तक चलेगा अगले ये सिलसिला। और फिर उसकी ज़ाहिर है कि वजह से जो गर्मी बढ़ रही थी उसकी शिदत में कमी आ चुकी हुई है कुछ इलाकों में, और मज़ीद उसमें कमी हो जाएगी। तो अगले 3-4 दिन इस तरह से ऑन एंड ऑफ रहेगा सिलसिला। और फिर 27 को मेरे ख्याल में 26 या 27 को 2 दिन का 1 या 2 दिन का गैप होगा। 28 के बाद एक और इस तरह से दोबारा से एक्टिवेट होगा यही सिलसिला। मगरबी हवाओं का ये ट्रफ सी बन रही है, तो उसके नतीजे में अरेबियन सी से मॉइस्चर उठाकर तो 28, 29, 30, 31 यानी 3 से 4 दिन वक्फे से बेशतर इलाकों में पंजाब के और केपी के और शुमाली बलोचिस्तान या शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और उधर ऊपर कश्मीर, जीबी वगैरह, इन तमाम एरियाज़ में अच्छी बारिशें मुतवक्की हैं। अच्छा। तो ये ये सिलसिला जो वक्फे से मेरे ख्याल में वही पहली जून तक एटलीस्ट 31 मई या 1 जून तक चलेगा। फिर 2 जून के बाद फिर गर्मी बढ़ जाएगी जब ड्राई हो जाएगा मौसम। ओके। और आपने ये जो 28 से एक्टिवेट होने वाला स्पेल है, ये आपने कहा कि मैक्सिमम 4 से 5 दिन तक रहेगा? जी 3 दिन तक, कहीं 3 दिन कहीं 4 दिन, इस तरह से 28, 29, 30 और ज़्यादा कुछ जो शुमाली इलाका जाता है उसमें 31 तक भी जा। याला बारी है, ओले पड़ना है, ये नेचुरल है या ये इसमें भी कोई लिंक क्लाइमेट चेंज का भी है इससे? क्योंकि समटाइम्स ये बड़ा हार्म करता है फसलों को भी और इमलाक को भी।
जी बिल्कुल, फसलों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। इसमें एक्चुअली वही है कि अभी तक जो है ना मगरबी हवाओं का एक सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि मई के हिसाब से अगर देखा जाए तो अनयूजुअल है कि मई में इतनी वेस्ट से आने वाली हवाएं रुक जाया करती हैं, वो इतनी यानी ज़्यादा शुमाल में चली जाती हैं, उधर वस्त एशिया की तरफ शिफ्ट हो जाया करती थी। लेकिन अभी तक हमारे यहाँ उनकी पेनिट्रेशन हो रही है। तो बेसिकली वो जो कोल्ड क्लाउड्स होते हैं और जब हाई क्लाउड्स बनते हैं एक तरह से मतलब उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें जाहिर है कि जो अप ड्राफ्ट होता है ना, उसकी वजह से जो मॉइस्चर वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो ज़्यादा ऊंचाई पे जाकर अप ड्राफ्ट की वजह से ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर फ्रीज हो जाते हैं, तो वो सॉलिड शक्ल इख्तियार करके हेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो यूजुअली ये कोल्ड क्लाउड्स जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ एसोसिएट होते हैं, उनका ही चूँकि यहाँ गर्मी भी पड़ रही है और समर अर्ली समर या जो लेट स्प्रिंग होता है, इस सीज़न में हेल स्टॉर्म के चांसेस रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा कुछ ठीक है, शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। हमारा वक्त खत्म हो गया। सरदार सर साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता रहे थे। बारिश एक्सपेक्टेड है, सो लेट्स होप कि वेदर थोड़ा बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।